हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ये 1000 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें मैंने 300 क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को ना देखे हो तो आप इनको जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो अभी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में जो यहाँ पे मैंने वीडियोस में लॉजिक या जो भी मैंने प्रोग्राम्स को डिस्कस किया हुआ है, तो उन्हीं के बेस पे आगे भी प्रोग्राम आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो इनको आप देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक। यहाँ पे एल्गोरिथम डिजाइन के लिए कौन सी टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही है। यहाँ पे मैंने आंसर इसलिए टिक करके रखा हुआ है क्योंकि मैंने जो पुराने 6 वीडियो बनाए हैं उसमें ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि वहां पे मैंने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। रैंडम सैम्पलिंग हमारी टेक्निक नहीं होती है एल्गोरिथम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्लो चार्ट। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो फ्लो चार्ट के बारे में सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा पहला वाला करेक्ट होगा। दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोग्राम। देखिए, फ्लो चार्ट होता क्या है? जो फ्लो चार्ट होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि फ्लो चार्ट में कोई कुछ ना कुछ सिंबल बनाए होते हैं और उन्हीं सिंबल को ही हम यहाँ पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम में अपने, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इन अ फ्लो चार्ट विच शेप इज यूज टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन पॉइंट। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने पिक्चर पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस की हुई है कि जो फ्लो चार्ट के सिंबल होते हैं उनको किस किस के लिए यहाँ पे फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए यहाँ पे ओवल शेप यूज किया जाता है। इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज किया जाता है और प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल यूज होगा। तो इस तरीके के कई सारे जो है यहाँ पे शेप के बॉक्स यूज किए जाते हैं और अलग अलग फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर इसको कॉपी में नहीं नोट किया हुआ है तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं जितनी बार फ्लो चार्ट के क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये पुराने वीडियोस में भी कहता आ रहा हूँ कि आप अपनी एक कॉपी बनाइए। कॉपी बना के उसमें जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 303 वाला जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपके कम से कम 5-7 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो आपको आगे के क्वेश्चन में भी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फ्लो चार्ट में पूछ रहा है डिसीजन पॉइंट, तो डिसीजन पॉइंट के लिए यहाँ पे डायमंड शेप का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक है हमारा डिसीजन बॉक्स। तो डिसीजन बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा बना हुआ है, डायमंड शेप का ये जो बॉक्स बना है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सूडो कोड। यहाँ पे जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रोग्राम का जो फर्स्ट स्टेज होता है, वहां पे ये 3 चीजें यूज की जाती है। तो पहला जैसे हम लोग यूज करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है, दूसरा होता है एल्गोरिथम, और तीसरा होता है हमारा सूडो कोड। तो ये 3 हमारे बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं जब भी हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अपना माइंड मैप बनाते हैं कि घर हमको कहाँ बनाना है, जगह कहाँ लेनी है। उसके बाद हम घर बनाते हैं ना, डायरेक्ट घर बनाना तो थोड़ी ना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही अगर हम कोई प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब हो गया कि ये घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले कि कहाँ कहाँ पे कमरे होंगे, कहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी, कहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, ये सब जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा होता है फ्लो चार्ट। और उसके जो स्टेप्स होते हैं प्रोग्राम में जो लिखे जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। और उन्हीं स्टेप को अगर हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं कि पहले क्या करेंगे क्या बाद में करेंगे, तब उसको हम लोग बोलते हैं सूडो कोड। तो यही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि सूडो कोड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि इट इज अ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम लॉजिक। मतलब जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसकी लॉजिक का जो टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में हम जो डिस्क्राइब करके लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सूडो कोड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच। यहाँ पे कह रहा है कि टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच के लिए कौन सा एडवांटेज यहाँ पे करेक्ट होता है। यहाँ पे देखेंगे तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि जो पहला ऑप्शन है, मतलब ये रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो जटिलता होती है प्रोग्राम को उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लूप इन एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में लूप का क्या पर्पस होता है। जैसे हम लोग जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते टाइम पे
उनमें हम लोग कहीं इफ एल्स यूज करते हैं, कहीं पे लूप यूज करते हैं, कहीं वेरिएबल बनाते हैं, कहीं ऑपरेटर यूज करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे एल्गोरिथम में कह रहा है कि एल्गोरिथम में लूप का क्या यूज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, लूप एग्जीक्यूट करता है। और कब तक एग्जीक्यूट करता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन तक एग्जीक्यूट करता है। मतलब जब भी हम लूप बनाते हैं तो लूप हमारे दो टाइप की होती है, एक पहला होती है व्हाइल लूप और दूसरी होती है फॉर लूप। तो ये दोनों के दोनों लूप हमारे प्रोग्राम में यूज होती हैं। तो जो लूप होती है, हर दोनों के दोनों लूप में एक कंडीशन होती है। कंडीशन का मतलब हो गया कि कब तक ये लूप चलनी चाहिए। तो जो कंडीशन हम यहाँ पे देते हैं उसी कंडीशन तक ये लूप क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो वहां पे वो टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इन अ फ्लो चार्ट विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ प्रोग्राम। अभी जैसे मैंने फ्लो चार्ट के सिंबल्स जब दिखाए थे आपको, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला ही जो ओवल शेप का आइकन था उसमें क्या था कि जब भी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं या प्रोग्राम को एंड करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, ओवल शेप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यहाँ पे सर्कल होगा। तो जैसे ओवल और सर्कल एक रिलेटेड ऑप्शन मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिकर्सन। अब यहाँ पे देखेंगे तो रिकर्सन क्या होता है। तो जैसे हम लोग जब फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन में क्या होता है कि जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो उसमें पैरामीटर होते हैं। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी वैल्यू दी जाती है तो वहां पे क्या होता है, पैरामीटर होता है। और पैरा जब भी हम फंक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो किस कीवर्ड से स्टार्ट किया जाता है, डेफ से। ठीक है, डेफ से हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन बनाते हैं। और जब फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखना होता है तो लिख देते हैं, उसके बाद रिटर्न यूज करते हैं। जब रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं तो रिटर्न क्या करता है कि इस फंक्शन में जो भी मैंने कैलकुलेशन की हुई है उसको क्या करता है, ये वैल्यू को रिटर्न कर देता है, मतलब जहां पे इसको कॉल किया जाएगा। अगर आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा तो ये मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी फंक्शन से रिलेटेड ही होता है एक रिकर्सन। एक वर्ड यूज होता है रिकर्सन। रिकर्सन का काम क्या होता है कि जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है वो उसको खुद से ही कॉल करता रहेगा बार बार, है ना। एक पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पे बना दी जाती है रिटर्न में। और जब रिटर्न में कंडीशन वो फॉल्स होती है तब जाके वो वैल्यू रिटर्न करना बंद करता है, नहीं तो ये अपने आप में ही फंक्शन को कॉल करके बार बार चलाता रहता है। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। इट इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। मतलब अपने आप से ही जो फंक्शन कॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इन एन एल्गोरिथम व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वेरिएबल। एल्गोरिथम में वेरिएबल का क्या पर्पस होता है, यानी कि क्या यूज होता है। तो वो होता क्या है, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक तरीके से कंटेनर होता है जिसमें वैल्यूज को क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा a इक्वल टू 10, तो ये a इक्वल टू 10 क्या है, ये इक्वल का साइन बता रहा है कि जो 10 वाली वैल्यू है वो a में असाइन हो रही है। जो 10 वाली वैल्यू है वो क्या हो रही है, a में असाइन हो रही है। तो यानी कि जो मेमोरी होती है तो इस मेमोरी में एक हमारा ब्लॉक बन जाता है और इस ब्लॉक का नाम हो जाता है a। तो जब भी यहाँ पे ये ब्लॉक का नाम a हो गया तो जब भी इसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो यहाँ पे इसी इस ब्लॉक की जगह पे आके वैल्यू क्या होगी, स्टोर हो जाएगी 10। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है तो क्या कह रहा है कि टू स्टोर डेटा फॉर लेटर यूज। मतलब जो हम ये डेटा, मतलब जो 10 वैल्यू है हमारी, अगर उसको हम स्टोर कर रहे हैं ए में तो इस ए वाले वेरिएबल को हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बस बना दिया वेरिएबल उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल हम लोग बनाते हैं उसको बाद में यूज करने के लिए उसको बनाते हैं, ताकि हमको बार बार वो वैल्यू डिक्लेयर ना करनी पड़े या इनिशलाइज ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का क्या यूज होता है या क्या एडवांटेज होता है हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे कह रहा है कि टू अलाउ फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक टू बी रिप्रेजेंटेड विजुअली। मतलब जो भी हमारी लॉजिक होती है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है या किसी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब यानी कि उसका एक विजुअलाइज फॉर्म में जो भी सिंबल्स हमारे फ्लो चार्ट के होते हैं उसके थ्रू जब हम कोई लॉजिक को सॉल्व करते हैं तो हमारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक आसानी से सॉल्व हो जाती है। जैसा आप लोग मूवियों में देखे होंगे कि अगर कोई मर्डर हो जाता है तो मर्डर होने के लिए कौन सा किसका कनेक्शन है, कैसे है, तो देखा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से दीवार पे पॉइंट बनाते हैं और उसको इस तरीके से खींचते हैं। तो किसका किसका किसके साथ लिंक है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम होती है, जो प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि हम इजिली उसको समझ पाए कि कौन सी लॉजिक कहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इज एन एल्गोरिथम व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से होते हैं जहां पे हम कंडीशन की बात करते हैं। जैसे अगर हम इफ एल्स यूज करते हैं तो इफ एल्स में क्या होती है, इफ में पहले कंडीशन देते हैं कि कंडीशन क्या होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। या एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिसीजन मेक प्रोग्राम जो भी हम बनाते हैं तो उसको हम लोग इफ एल्स में ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, टू मेक अ डिसीजन इन द एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इन अ फ्लो चार्ट व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। जवाब देखेंगे फिर से ही तो यहाँ पे फ्लो चार्ट के जो सिंबल होते हैं तो उन्हीं से ही क्वेश्चन फिर से आया। तो इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सा यहाँ पे सिंबल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो पैरेललोग्राम होता है हमारा, वो पैरेललोग्राम से इनपुट आउटपुट यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लो चार्ट विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन और ब्रांचिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए डिसीजन पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमंड शेप का यूज करते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कौन सा सिंबल किसके लिए यहाँ पे फ्लो चार्ट में यूज होता है, ठीक है। तो इससे आपके कहीं ना कहीं जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको इससे 100% मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट वन ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है उसके लिए यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, करेक्ट है। कंपाइलर होता क्या है कि जो भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, एक ही बार में कंपाइल कर देता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब 2 पॉइंट इसके लिए कंपाइलर के लिए। कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, मतलब जो सी सी प्लस प्लस जावा ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, उनके उनको क्या करता है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन को समझाने के लिए कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कंपाइलर का काम हो गया कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और दूसरा काम क्या है कि जब ये कंपाइल करता है तो पूरे प्रोग्राम को उठा के एक ही बार में कंपाइल कर देता है, ठीक है। तो ये आप 2 पॉइंट इसका याद रखेंगे कंपाइलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो द सूडो कोड इज। यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था कि सूडो कोड, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ये तीनों के तीनों हमारे फर्स्ट स्टेज होते हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो सूडो कोड होता है एक एल्गोरिथम टाइप में होता है कि जो भी स्टेप्स हम लोग लिखते हैं कि पहले क्या करेंगे, फिर दूसरे पे क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हम लोग लिखते हैं वो हमारा एल्गोरिथम में होता है, यानी कि सूडो कोड की तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। अभी जैसे मैंने बताया आपको कंपाइलर में कि यहाँ पे जो कंपाइलर होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और दूसरा पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल करता है। तो यहाँ पे ही देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल, मतलब पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड के तरीके से पूरे प्रोग्राम को जो ट्रांसलेट करता है तो वो कौन करता है, तो कंपाइलर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे जो हमारा ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन सोर्स कोड कौन से टाइप का होगा, तो जो मैंने बताया कि जैसे अगर हाई लेवल लैंग्वेज होगी तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेजेस होती है जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, तो ये सब क्या है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इनके जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी फाइल में तो इनको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। जैसे अगर हम सी की अगर फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे जब प्रोग्राम सेव करते हैं तो डॉट सी से सेव करते हैं। सी प्लस होता है तो यहाँ पे डॉट सीपीपी यूज करते हैं। और अगर जावा का होता है तो डॉट जेएस या जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है तो डॉट यहाँ पे जावा यूज कर लेते हैं। और अगर पाइथन होगा तो डॉट पाई। तो ये जो फाइल हम लोग बनाते हैं तो इस फाइल में जो भी कोड लिखते हैं तो इस कोड को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को अगर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है तो वो कौन कन्वर्ट करता है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जब भी हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। और इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो फ्लो चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू बिहेव, व्हाट टू डू एंड डिराइव एट सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जब भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करता है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो गया कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा, तो ये तो बहुत सिंपली क्वेश्चन है। यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है 5 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 10 है। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा,
यहाँ पे 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे देखेंगे तो एक वैल्यू हमारी इंटीजर फॉर्म में है और दूसरी वैल्यू यहाँ पे किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो स्ट्रिंग क्या होता है ये मैंने बार बार डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग किसको बोलते हैं। तो अगर हम सिंगल कोट में कोई वैल्यू लिखते हैं या डबल कोट में वैल्यू लिखी जाती है तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग के साथ किसी न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे देखेंगे तो x की जो वैल्यू है वो str में कन्वर्ट की जा रही है, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट की जा रही है। तो दोनों की दोनों जब वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे ये 5 जो होगा वो भी स्ट्रिंग में आ जाएगा और प्लस 10 जो होगा वो भी ऑलरेडी स्ट्रिंग में तो है ही। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 510, ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन टाइप। यहाँ पे जो डेटा टाइप की बात कर रहा है, वैलिड पाइथन डेटा टाइप। तो जैसे यहाँ पे जो हमारे पाइथन के डेटा टाइप होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि इंट होता है, फ्लोट होता है ना। और कुछ हमारे सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं जैसे सेट है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब क्या है, ये सब हमारे डेटा टाइप होते हैं। तो इनमें कह रहा है कि कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है। तो इंट हमारा डेटा टाइप होता है, str डेटा टाइप होता है और यहाँ पे डी हमारा कोई वैलिड डेटा टाइप नहीं होता है। और एक बूल होता है, तो बूल में जैसे दो टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। दो टाइप की कौन कौन सी, एक पहले ट्रू होती है और दूसरी फॉल्स होती है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बूलियन टाइप में कौन से कितनी वैल्यू स्टोर होती है। तो दो टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, और डिफॉल्ट वैल्यू हमारी फॉल्स स्टोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला, मतलब यहाँ पे डी डबल ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। यहाँ पे जैसे जो x की वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3 4 5, तो ये x की वैल्यू जो दी गई है वो किस में है, कौन से डेटा टाइप में, तो लिस्ट डेटा टाइप में है, ठीक है। तो जब लिस्ट डेटा टाइप में वैल्यूज होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले इंडेक्स वाला जो नंबर है वो है 0 पे, अगला है 1, अगला है 2, फिर 3, फिर 4। तो ये अलग अलग इंडेक्स पे वैल्यू रखी हुई है और इस इंडेक्स पे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 पे कौन सा इंडेक्स है, तो 3 है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, तो बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन ऑपरेटर। यहाँ पे जो सारे के सारे ऑपरेटर दिए गए हैं इसमें कौन सा वैलिड पाइथन मतलब ऑपरेटर नहीं है। तो जैसे प्लस, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और ये यहाँ पे और ऑपरेटर है, ठीक है। ये आई नहीं है, ये कौन सा है, और ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा प्लस प्लस है ये ऑपरेटर नहीं होता है, ये हमारा जावा में होता है, सी प्लस प्लस में होता है। लेकिन यहाँ पे पाइथन में ये प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला। और बाकी जो एरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं तो एरिथमेटिक ऑपरेटर में तो यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे ऑपरेटर आते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, है ना। और यहाँ पे क्या आता है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर आते हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि जितने सारे ऑपरेटर्स होते हैं तो उसमें एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है और उसमें इन सारे सिंबल्स का क्या यूज होता है ये भी आपको पता होगा अगर आप लोगों ने मेरे सीक्वेंस में वीडियो देखे होंगे तो। देखिए मुझे बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है कि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सारी चीजों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में। तो आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही वीडियो देखें। आप किसी भी अगर चैनल का वीडियो देखते हैं तो आप उनको देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट बनी होती है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप सीरियल से जब चीजों को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें यूज हो रही है। ऐसे ही रैंडमली आप चैनल पे किसी के जाएंगे और वहां पे देखना स्टार्ट कर देंगे वीडियो, तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए आपको चीज़ों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है? या तो आपने पढ़ाई की हो, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो एक किसी भी वीडियो का अगर सीरियल में अगर कोई भी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 5 दी गई है और x को चेक किया जा रहा है कि 5 क्या ग्रेटर दैन 2 है। अगर ये कंडीशन सही होगी तो इफ वाला पार्ट हमारा क्या होगा, चलेगा। तो यहाँ पे जो 5 है वो ग्रेटर दैन 2 तो है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर दैन 2, तो यहाँ पे हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 5 दी गई है और y की वैल्यू क्या दी गई है, 10। तो यहाँ पे जब चेक कर रहा है इफ में कंडीशन दी गई है कि 5 क्या हमारा लेस देन 10 है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो जब इफ एल्स यूज किया जाता है तो उसमें अगर इफ की कंडीशन सही होती है तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू चलता है, और अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, तो एल्स वाला चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
ये कॉलन रहेगा, सिंटैक्स थोड़ा सा गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, x इज लेस देन y, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 5 दी गई है और यहाँ पे जो while दिया गया, तो अभी जैसे मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि जो लूप होती है, तो लूप को हम तब यूज करते हैं जब किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर कंडीशन तक एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे जैसे लूप है, तो यहाँ पे लूप में कौन सी लूप यूज हो रही है, वाइल लूप, और दूसरी जो लूप होती है वो होती है फॉर लूप, ठीक है। तो वाइल लूप पे यहाँ पे देखेंगे तो कंडीशन दी गई है कि जब तक हमारा जो 5 है वो जब तक ग्रेटर देन 0 रहेगा, तब तक ये क्या होगी, लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। तो 5 की वैल्यू जो है चेक कर रहा है क्या ग्रेटर देन 0 है, तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जब x की वैल्यू प्रिंट कर रहा है तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 5, तो 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि x में से एक वैल्यू कम कर दो। जब आप एक वैल्यू इसमें कम कर देंगे तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो थी 5, और 5 में से जब एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 4 आ गई। तो अगली बार जब ये जाके चेक करेगा कंडीशन, तो यहाँ पे चेक करेगा 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब 4 ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फिर से 4, ठीक है। फिर उसके बाद एक वैल्यू आके कम होगी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3, और ऊपर जाके कंडीशन जब चेक करेगा 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे फिर से जब आगे प्रिंट होगा 3। तो इस तरीके से चलता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब ये 3 चलेगा, फिर 2 ग्रेटर देन चलेगा, फिर 1 ग्रेटर देन चलेगा, फिर 0 ग्रेटर देन जब 0 चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या प्रिंट हो पाएगी, तो यहाँ पे 5 4 3 2 1, यहाँ पे 1 तक ही लूप चलेगा। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो व्हाइल लूप से रिलेटेड था, और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे फॉर लूप से रिलेटेड है। तो फॉर लूप में यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं रेंज। तो रेंज में क्या होता है कि अगर हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो वो स्टार्ट वैल्यू होती है। जब भी हम लूप यूज करते हैं तो उसमें यूज होता है रेंज। तो जब हम रेंज यूज करते हैं तो रेंज में 3 टाइप की वैल्यू यूज की जाती है। तो जैसे जो पहला रेंज दिया गया है, तो रेंज में अगर हम सिंगल वैल्यू देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 5 या 4 जो भी दिया है, तो अगर रेंज 4 लिखा है तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 1 2 3 तक आएगी। ये जो 4 होता है इससे एक कम तक वैल्यू चलती है, मतलब एक माइनस तक चल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम रेंज में 2 वैल्यू देते हैं, रेंज 1,5 दिया, तो 1,5 देने पे क्या होगा कि 1 से स्टार्ट होगा और 5 माइनस 1 तक चलेगा, यानी कि 1 2 3 4 तक चलेगा, ठीक है। और अगर हमने रेंज में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 5 से 10 और यहाँ पे दे दिया 2, तो इसका मतलब हो गया कि ये स्टार्ट वैल्यू है, ये स्टॉप वैल्यू है, तो स्टॉप वैल्यू से हमेशा एक कम तक चलेगा। और यहाँ पे ये तीसरी वाली वैल्यू क्या होगी, स्टेप वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब स्टेप वैल्यू देंगे तो यहाँ पे जो भी स्टेप दिया होगा तो उतने के आगे उस पे बढ़ता जाएगा। जैसे 5 से स्टार्ट हुआ तो 5 के दूसरे स्टेप पे क्या आएगा, 7, फिर दूसरे स्टेप पे क्या आएगा, 9। तो 9 तक ही ये लूप चलेगा क्योंकि स्टॉप वैल्यू -1 तक चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज में यहाँ पे एक ही वैल्यू दी गई है 3। तो जब 3 से एक कम तक चलेगा तो कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 तक चलेगा। तो यानी कि वैल्यू कौन सी आएगी, 0 1 2, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन की ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसमें एक फंक्शन बनाया गया है ऐड नंबर्स, और इसमें 2 पैरामीटर पास किए गए। तो इन 2 पैरामीटर के थ्रू जब वैल्यू रिसीव होगी तो उसको क्या करेगा, x प्लस वाई करके उसको रिटर्न कर देगा। तो जब यहाँ पे रिजल्ट में देखेंगे तो रिजल्ट में ऐड नाम का फंक्शन ये क्या किया जा रहा है, ऐड नंबर नाम का फंक्शन कॉल किया जा रहा है। तो जब कॉल किया जा रहा है तो इसमें 2 वैल्यू पास की जा रही, 5 और 10। तो जब ये 5 वाली वैल्यू पास की गई तो ये x में चली जाएगी, और जो 10 वाली वैल्यू पास की गई है वो किस में चली जाएगी, तो y में चली जाएगी। तब यहाँ पे जब इनका दोनों का एडिशन होगा 10, 5 प्लस 10, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 वैल्यू रिटर्न करके यहाँ पे आ जाएगी किसमें, रिजल्ट वाले वेरिएबल में, और रिजल्ट की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो यहाँ पे कितने आ जाएगी, 15।